हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज एपिसोड 12 है, भाग संख्या 12। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं। और आपको नए नए एपिसोड मिलते जाएंगे। और मेरे नए सब्सक्राइबर के लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मोहिना का बदला पार्ट 1 सुने, उसके बाद ये पार्ट 2 3 सुनते जाएं, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। और कहानी शुरू होती है एक छोटे से ब्रेक एंड इंट्रो के बाद। तो प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट एंड प्यार मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उस मैदान से बाहर निकलते ही वहां से दो मुहे वाले रास्ते पर आ गया। ओह, कैसी विडंबना है। चौकीदार फहीम ने मुझे किस रास्ते का चुनाव करने के लिए कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे लेफ्ट वाले में से जाना था या राइट वाले से। अभी वो निर्णय ही ले रहा था कि अचानक उसने देखा कि वहां से थोड़ी दूर पर ही बाएं मार्ग पर एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी है और वो अपने पैर को पकड़े रो रही थी। उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी थी जो उसके दुपट्टे से उसके पैर को शायद बांधने का प्रयास कर रही थी। कनक ने ध्यान से देखा तो पता लगा कि उस लड़की के पैर से खून बह रहा है। वह अपने बैग को फेंकते हुए उस लड़की की तरफ लपका बोला, ओह, बहुत खून बह रहा है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो युवती असहज भाव से एक दूसरे के मुंह ताकने लगी। फिर वो आपस में एक दूसरे से आंखों के इशारे से बात करने लगी, जैसे किसी अजनबी को देखकर किया जाता है। ये देखते ही कनक ने मधुर आवाज में कहा, भरोसा रखिए, मैं चुटकी बजाते ही आपको ठीक कर दूंगा। ये सुनकर तीनों शांत हो गई। कनक ने अपने पिट्ठू बैग से फर्स्ट एड का किट निकाला और चलते वक्त उसने बैग में डाला था। उस किट से कुछ मलहम और दवाइयाँ निकाली। कनक कार्टन निकाल के जैसे ही डिटॉल लगाने लगा कि तभी अचानक वो युक्ति बोल पड़ी, ओह, आउच, बस कर, अजनबी, दर्द हो रहा है बहुत। ये कहने के साथ ही वो अपने मुंह अजीब सा बनाने लगी और सी करके मुंह से आवाज़ करने लगी जैसे कोई तीखी मिर्ची खा ली हो। अरे डरो मत, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन यकीन मानो तुम्हें इससे जल्द ही राहत मिलेगी। ये कहते कनक उसके पाँव में मरहम लगाने लगा और मरहम लगाते ही पट्टी को उसके पाँव में फुर्ती के साथ लपेटने लगा। उई माँ, मर गई रे छोरे, मार के दम लेवेगा कि आज। ये सुनते ही कनक के साथ साथ बाकी की दो लड़कियां भी हंसने लगी। जब हंसी का माहौल शांत हुआ तो कनक की नज़र उस घायल लड़की पर पड़ी। कनक ने इसी समय पहली बार उस घायल लड़की का चेहरा देखा। सांवली सी मनमोहक रूप जैसा कि स्वर्ग की अप्सरा, मोहिनी जैसी हुबहू लग रही थी, मानो जैसे किसी सांचे में ढालकर उसके रूप को ढाला गया हो। उसके एक एक नैन नक्शों को बारीकी से तराशा गया हो। उसके गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों जैसे होठ के ठीक नीचे बाएं तरफ एक काला तिल था, जिसने उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा दिए थे। उसकी आंखों में एक कशिश थी जो किसी भी इंसान को घंटों बांधे रखने की काबिलियत रखती थी। उसके जिस्म को यौवन में अंगड़ाइयाँ लेते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इतना समृद्ध होते हुए भी उसके मन में अलग सा ठहराव था जो किसी भी इंसान को वश में करने को काफ़ी था। कनक बिना कुछ कहे अपलक उसे देखता रहा। काफ़ी देर तक ऐसे देखने पर उस लड़की ने खुद को असहज महसूस किया और वो घायल लड़की शर्माते हुए बोली, क्या हुआ बाबू? कुछ भी तो नहीं? वह उसके सवाल से झेप गया। सामान्य होता हुआ बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतने घने जंगल में? कहने की बात सुनते ही सलोनी बोल पड़ी, इन्हीं घने जंगल में थोड़ी दूर जाने पर हमारा घर है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा गौशाला है, यहाँ 12 गाय और 18 भैंसें हैं। आसपास के गांव में, शहर में दूध की सप्लाई होती है। उन जानवरों के लिए घास और पत्तियों की तलाश में जंगल में बहुत दूर दूर तक जाती हैं। मैं सामने वाले पेड़ से दराती से लोहे का हथियार जिससे घास और पत्तियां काटने के काम आती है, पत्तियां काट रही थी कि अचानक संतुलन बिगड़ा और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई और मैं उतनी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ी। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही, लेकिन जैसे ही मैंने उस जगह से उठने की कोशिश की तो मेरा दाहिना पाँव दराती के ऊपर पड़ गया। दराती का भारी नुकीला भाग का थोड़ा सा हिस्सा मेरे पाँव में लगने की वजह से खून में निकल आया। इतना सुनते ही कनक बोला, आप घबराइए नहीं, उस भगवान ने ही मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बिल्कुल सही कहा तुमने अजनबी, वो तो शुक्र है कि तुम वक्त पर यहाँ आ गए। मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं भूल सकती। तुम वाकई मेरे लिए किसी मसीहे से कम नहीं। ये सुनते ही कनक मुस्कुरा गया। सोलोनी अब काफ़ी राहत महसूस कर रही थी। उसने मीठी मुस्कान के साथ पूछा, तुम कौन हो अजनबी, और शाम को अकेले कहाँ जा रहे हो? शायद आपको पता नहीं है, सूर्यास्त के बाद यहाँ जंगल में घूमना किसी खतरे से खाली नहीं है। डर कैसा, कुछ अपने लोग जो मिल गए हैं और बहुत दिनों बाद जंगल में आना अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही तीनों युवतियाँ मुस्कुरा गई।
इस मुस्कुराहट के शायद कनक और सावली सलोनी के बीच कुछ अनकही बातों से एक सुखद सफ़र शुरू हो चुका था। लो जी, आपका मरहम पट्टी तो हो गया, अब थोड़ा आराम से जाइएगा। ये कहकर कनक अपनी मंजिल की तरफ जाने को मुड़ा ही था कि एक आवाज़ आई, बाबू, बुरा ना मानो तो क्या मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? यहीं थोड़ी दूर में के पास ही है। कनक ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी 5:30 बज चुका था। थोड़ी देर तक कनक की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो सलोनी बोली, क्या हुआ बाबू, कोई परेशानी है क्या? ना ना नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसने सालवी सलोनी के नाजुक हाथों को थामते हुए एक तरफ से पकड़ा। उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा देता। उसके नरम हाथों के स्पर्श से उसे करंट से एहसास होता है, करंट जैसा एहसास होता है। उसके जिस्म की छुअन से उससे जिस्म की मादकता का एहसास हो रहा था। ऐसी ऐसी भीनी भीनी ओवन की खुशबू जो उसके मन को बेकाबू कर रही थी। उसके दिल और दिमाग पर एक फितूर सा चढ़ गया था, मानो जैसे जिस छुए एहसास से वो हमेशा कोसों दूर रहता था, आज अनजाने में ही सही लेकिन बेहद करीब था। अच्छा, मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? कनक ने सलोनी के बारे में और विस्तार से जानने के विचार से पूछा। मेरे घर में मेरे माँ पिताजी के अलावा हम 3 बहनें ही हैं। क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं नहीं, हम 3 ही बहनें हैं। हमारे गांव में तो लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं और जिनके यहाँ लड़कियां होती है उस घर को भाग्यशाली माना जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। नहीं, इसके पीछे की वजह ये होती है कि हमारी तरफ के रिवाज हैं कि लड़कियां ब्याह के बाद ससुराल नहीं जाती, बल्कि लड़कों को शादी करने के बाद लड़कियों के यहाँ ही रहना पड़ता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे ये बात किसी ने बताई है पहले। खैर छोड़ो, लेकिन मुझे ये परंपरा बहुत पसंद आई। सच्ची, तुम्हें यह परंपरा पसंद है? बोलो ना बाबू। सलोनी की बात को बीच से घुमाते हुए वो बोल पड़ा, हम पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं। तुम्हारा घर कितनी दूर और है? बस वो सामने गांव दिख रहा है ना, वहीं से जौनसार का इलाका आरंभ हो जाता है और उसी गांव में हमारा घर है। कि क्या हुआ? जौनसार का नाम सुनकर तुम इतने चौंक क्यों गए बाबू? मैंने सही कहा, हम 3 बहनें जौनसारी ही हैं। इतना सुनते ही कनक को चौकीदार फ़हीम की बात याद आ गई कि जौनसारी जादू टोना जानते हैं। ये लोग इंसानों को अपने वश में करके गुलामी करवाते और अपने काबू में ही अंत तक रखना पसंद करते। अचानक कनक के चेहरे से तोते उड़ गए। उसके माथे के पसीने उसकी घबराहट को दर्शा रहे थे। वो अब बेचैन हो गया। अचानक उसके इस हाल को देखते हुए सलोनी बोली, क्या हुआ बाबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? आप इस तरह काँप क्यों रहे हो? मुझे आपको छोड़ने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे तो उस दोहराई के कटा पत्थर वाले रास्ते से योगी बाबा के पास जाना था। मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। ना नहीं बाबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ऐसे आपको कैसे जाने दे सकती हूँ? मेरी मानो तो आज रात हमारे गांव में ही रुक जाओ। ये देखो 6 बज चुके हैं और कटा पत्थर यहाँ से 3 किलोमीटर है। 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे वहाँ जाने में। नहीं नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। अब और देर करना मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन बाबू, इस बार सलोनी की तंद्रा से टूटा तो संभल चुका था। अब ऐसा लग रहा था जैसे सलोनी के हुस्न का तिलिस्म अब टूट चुका था और कनक की इंद्रियां उसके वश में थी। वो अगले ही पल बेरुखी से वहां से पलटा और वापस उस दो मुहे की तरफ के लिए रेस लगा दी। उसे अब समय की अहमियत का पता लगा था, जिसे उस अपने मन में काबू में ना रखने की वजह से गवा दिया था। आसमान में काले बादल ज्यों का त्यों थे, लेकिन उनका कालापन धीरे धीरे गहराता जा रहा था, जो शायद आने वाले समय में किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। परंतु अभी इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। पक्षी अपने दिन भर की मेहनत करने के बाद दाना पानी लेकर अपने अपने घोंसलों की तरफ रवाना हो रहे थे। ओह, आज तो बाल बाल बचा, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये बड़बड़ाता हुआ वो इस दो आने पर आ पहुंचा। उसे अब सब ध्यान आया कि उसे ऊपर की तरफ वाले रास्ते पर जाना है। उसने घड़ी की वक्त देखा तो 7 बजने, बस 10 मिनट ही बचे थे। अब क्या होगा? मुझे तो अब आखिरी बस भी नहीं मिलने वाली। क्या करूं? ऐसा करते हैं कि योगी बाबा के यहाँ जाकर ही देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन मैं वापस जौनसार तो कतई नहीं जाऊंगा। मैंने यह बोलते हुए आगे बढ़े जा रहा था। अभी उसे में लगभग 1 घंटा होने वाला था। सामने देखते ही वो चौंक उठा। वह सामने देखता है कि
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपको एपिसोड और मिलते जाएंगे। और अगर मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो मोहिना का बदला है पार्ट 1 देखिए, उसके बाद सारी स्टोरी सुनो, उसके बाद ही आपको ये स्टोरी समझ में आएंगी। एंड अपने चैनल पे ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जानने वालों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।